स्वागत है। हाँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कितनी प्यारी लाइन है। अगर इसको प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसकी उन्नति सुनिश्चित है। अगर हमारे अंदर पेशेंस है, हमारे अंदर धैर्य है, तो हम वो बड़े से बड़ा कार्य कर जाएंगे जो कि दुर्गम प्रतीत होता है, हम उस पर भी बढ़ोतरी कर जाएंगे, है ना। अपने मन में, अपने विचारों में धैर्यता लानी चाहिए। हड़बड़ी नहीं करनी है कि आज ही हम सब कुछ पा लें। धीरे धीरे टाइम लीजिए, हर चीज़ को सीखिए, हर चीज़ के बारे में जानकारी लीजिए और लगातार उस पर अपना अथक प्रयास करते रहिए, अथक परिश्रम करते रहिए। और एक दिन वो सुनहरा दिवस आएगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। भारत का भौतिक स्वरूप, ये हमारी पुण्य धरा भारत भूमि है। और हमारी भारत भूमि में आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। अगर आपको ठंडा ठंडा फील करना है तो आप चले जाइए हिमालय के पास में, मतलब जम्मू कश्मीर, इसके बाद उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल, यहाँ आपको एकदम ठंडा ठंडा मिलेगा। अगर आपको मज़ा लेना है समुद्र का, है ना, थोड़ा बीच बीच घूम के आना है, तो गोवा का बीच फेमस है। महाराष्ट्र देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल। अगर आपको चाहिए कि आपको सहारा मरुस्थल की गर्मी प्रतीत करनी है ना, उसका भाव लेना है, तो आप चलिए यही जैसलमेर, राजस्थान। आपको लगेगा अरे यार कहाँ आ गए हैं, वहाँ आपको मिलेगा मरुस्थल। अगर आपको पठार घूमना है तो भी आप जा सकते हैं। कहाँ पर? दक्कन प्लेटू में, वहाँ पर आपको पठार की सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पर आइलैंड जाना है तो मालदीव घूमने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दो आइलैंड है, हमारे खुद के हैं। पहला अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो आप देख रहे हैं सब कुछ आपको इस पुण्य धरा पे मिल रहा है। इस भारत भूमि में आपको वो प्रत्येक चीज मिल जाएगी जो आप किसी दूसरे देश में जाकर के उसको महसूस करना चाहते हैं। कल्पनाओं से परे ऐसा अद्भुत देश विश्व में एक ही है, वो हमारा है प्यारा भारत। अब भारत का विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। हिमालय मिल जाएगा, ठीक है, हिमालय पर्वत है, उत्तर का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय रेगिस्तान है, तटीय मैदान है और द्वीप। मतलब कि आपको हमारे भारत में सारी भौगोलिक संरचनाएं मिल जाएंगी जो कि आप विश्व में अन्यत्र कहीं पर प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है बालक, आइए। भूगोल वेत्ताओं का मानना है, अरे वाह, इनका मानना है, क्या मान रहे हैं? भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त भूभाग की आकृतियों का मिश्रण है। मैंने क्या बोला? क्या है वो? मिक्सचर है। सारी जितनी भी आकृतियां आप फॉरेन में देखेंगे, आप विदेशों में देखेंगे, आप विश्व में देखेंगे, वो आपको इकलौते हमारे इस पुण्य धरा में, इस भारत भूमि आपको प्राप्त हो जाएगी। कहीं और भागने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, है ना बालक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पर्वत मिल जाएंगे, सबसे बड़ा हिमालय, है ना, खड़ा है शान से भारत का प्रहरी हिमालय। आपको मैदान मिल जाएंगे, द ग्रेट इंडियन प्लेन, बोलते हैं ना उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट इंडियन प्लेन। इतना फर्टाइल लैंड, इतनी उपजाऊ भूमि विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया गया द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, है ना। इसके बाद डेजर्ट, मरुस्थल। आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलता है राजस्थान साइड में। तो सहारा वारा घूमने की जरूरत नहीं है, आटाकामा जाने की जरूरत नहीं है, गिब्सन जाने की जरूरत नहीं है, विक्टोरिया देखने की जरूरत नहीं है। जो देखना है आपको थार के मरुस्थल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर पठार, है ना, पेंटागोनिया के पठार जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पठार घूमना है तो आप तेलंगाना का पठार देख लीजिए, बस्तर का पठार देख लीजिए, बुंदेलखंड का पठार देख लीजिए, कर्नाटक का पठार देख लीजिए, मालवा का पठार देख लीजिए, बहुत पठार है। सारी आकृतियां आपको इस एक देश में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आइलैंड, है ना, ग्रीनलैंड जाने की जरूरत नहीं है, मालदीव घूमने की आवश्यकता नहीं है ना, कि छुट्टियों में आप बाली चले गए, कहीं जाना नहीं है, घूमना है लक्षद्वीप पहुंच जाइए, वहां भी आपको खूबसूरत से व्यूज देखने को मिल जाएंगे, है ना बालक। देखिए समस्त भू आकृतियां पाई जाती हैं। भारत के विभिन्न प्रकार के शैल खंड पाए जाते हैं जो कुछ मुलायम होती हैं और कुछ कठोर होती हैं। भारत में भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, आप देखेंगे चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, चाहे वो लेटेराइट सॉइल हो, एल्यूवियल सॉइल हो, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेड सॉइल हो, येलो सॉइल हो। जितनी भी मिट्टियां विश्व में पाई जाती हैं वो हमारे भारत देश में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर इनका क्या किया जाता है? इनका विभाजन किया जाता है इनके रंग और आकार के कारण। फिर मृदाओं का रंग, आकार, प्रकार उसकी जन्मदत्ती सेल पर ही निर्भर करता है कि उसका निर्माण किस सेल से हुआ है। अब आगे देखिए। अब भारत की भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत को हम निम्न 6 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखला, है ना,
पहला किस में विभाजन हो सकता है? पहला विभाजन हो सकता है हिमालय की पर्वत श्रृंखला, दूसरा हो सकता है उत्तरी मैदान, है ना, द ग्रेट इंडियन प्लेन। दूसरा विभाजन हम कर सकते हैं उत्तर मैदान के स्थान पे। फिर हम कर सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिल जाएगा जो कि लगभग ट्रायंगल शेप का है। फिर भारतीय मरुस्थल, थार का नाम आप सबने सुना होगा, है ना, सब लोग उससे नोन होंगे। फिर तटीय मैदान, कोस्टल एरिया, है ना। भारत के टोटल कितने 9 स्टेट हैं, 9 राज्य हैं जिनका तटीय विस्तार है। क्या है? जिनका तटीय विस्तार है ना, जो कि कोस्टल लाइन लगाते हैं, है ना, इनकी कोस्टल बाउंड्री है ना। अगर आप शुरुआत करेंगे कहाँ से? गुजरात से, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, ये 5 स्टेट हो गए पश्चिम साइड में। फिर इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु, ये 4 हो गए पूर्वी साइड में। तो टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री है ना। इसके बाद आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड, पहला अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, मतलब बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरा लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में, मतलब अरब सागर में है। ठीक है बच्चा, यहां तक आपका मामला क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये है भारत का ये है भारत में हिमालय का क्षेत्र, है ना। ये पूरा, ये जो आपको इस पेन से देख रहा है, ये पूरा क्या, मैं नंबर लिख देता हूं। ये पहला मतलब हिमालय, ठीक है। फिर ये आता है पूरा, देखो गंगा का जो क्षेत्र है ये पूरा, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये जो तीनों नदी का जितना भी कैचमेंट एरिया है, ये जहां जहां से विस्तारित होती है वहां पर द ग्रेट इंडियन प्लेन का निर्माण होता है। फिर ये आपको मिल जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ये मिल जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठार मतलब प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। फिर ये आपको मिल जाएगा रेगिस्तान का क्षेत्र, किसका मिल जाएगा? रेगिस्तान का क्षेत्र मिल जाएगा। फिर ये आपकी हो जाएगी कोस्टल लाइन, ये हो जाएगा आपका तटीय भाग, और लास्ट में देखिए लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, यहीं कहीं होगा ये अंडमान निकोबार, ये आपके हो गए द्वीप समूह। तो इस तरह टोटल भारत का अगर विभाजन करेंगे, भौतिक विभाजन करेंगे, तो कैसा करेंगे? जो भारत का भौतिक विभाजन होगा, मतलब फिजिकल डिवीजन होगा, भौतिक विभाजन, वो टोटल हम 6 तरीके से कर सकते हैं ना, है ना। अगर हम प्यार से इसको देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं हिमालय का भाग हो गया, पीछे लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर हो जाएगा मैदानी भाग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मैदानी भाग, यहीं पर याद कर लीजिए, बाद में आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा रेगिस्तान, फिर हो जाएगा तटीय भाग, और लास्ट में हो जाएगा द्वीप समूह। टोटल 6 हो गए। तो यहां तक का मामला आपके लिए क्लियर हो जाएगा। भारत के पश्चिम साइड में अरेबियन सी है और भारत के ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये सारा मामला आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ाई करेंगे हिमालय के बारे में। हम हिमालय के बारे में जितना गहन विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं आज आपको कराने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है, कि आप लोग के मन में हिमालय के विषय में जो भी उत्कंठाएं हो उसका आज आपको समाधान मिल जाए। देखिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, एक शब्द आया नवीन वलित पर्वत, है ना। यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, एक ऐसा पर्वत जिसका लगातार निर्माण हो रहा है ना, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसका लगातार निर्माण हो रहा है, उसे हम कहते हैं नवीन वलित पर्वत, ठीक है। वलित क्यों है? क्योंकि ये बैंड है ना, मुड़ा हुआ है। हिमालय कैसे मुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वलित पर्वत, है ना। तो ये क्या, ये यंग है, एकदम नवीन है, अभी भी इसका लगातार विस्तार हो रहा है, अभी भी इसमें निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए हिमालय को बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। आपने देखा होगा हिमालय कहाँ मिलता है आपको? हिमालय मिलता है भारत के उत्तरी क्षेत्र में। आप लोग को दिशाओं का ज्ञान होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की दिशा क्या होती है? उत्तर होती है, नीचे की दिशा होती है दक्षिण, आगे वाली दिशा को हम लोग पूरब कहते हैं और पीछे दिशा को हम लोग पश्चिम कहते हैं। तो हिमालय भारत के उत्तर में है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के आसपास आपको हिमालय पर्वत देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कहाँ का निर्धारण करता है? भारत की जो उत्तरी सीमा है उसका जो निर्धारण है वो हमारा हिमालय पर्वत करता है, ठीक है। हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कहाँ से? सिंधु नदी, इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक पूरा एक्सटेंशन किसका है? हिमालय का है ना। हिमालय का विस्तार नॉर्थ ईस्ट में भी है, और जो नॉर्थ ईस्ट की जो सीमा है, मैं आपको फिर से मैं दिखा देता हूं, ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए
खुल गया, इसी पेन ले लेता हूँ। ये जो सीमा है, ये जो निर्धारण है, ये कौन करती है? ये करती ब्रह्मपुत्रा। और ये जो निर्धारण है ऐसे, ये निर्धारण करती है सिंधु, जिसे इंडस बोलते हैं। सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ब्रह्मपुत्रा तक पूरा क्या है? हिमालय फैला हुआ है। सिंधु नदी जो कि नॉर्थ साइड से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा जो कि नॉर्थ ईस्ट से बहती है, यहां तक का जो पूरा एरिया है वो हिमालय का एरिया माना जाता है। ठीक है, हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर हिमालय की कुल लंबाई है। जो इसकी लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। फिर इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर के आसपास है ना। तो थोड़ा वेरिएशन है हिमालय में। हिमालय कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और जब वो अरुणाचल पे आता है तो वो कुछ मोड़ लेता है, कुछ इस तरह से मोड़ लेता है, तो उसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो वहां पर वो लगभग 150 किलोमीटर आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप कश्मीर में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, या फिर उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर में कभी कोई ना कोई गया होगा, वहां आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए। हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया गया है, उत्तर दक्षिण विभाजन और पश्चिम से पूर्व विभाजन। पहला विभाजन क्या है? पहला है उत्तर से दक्षिण का विभाजन और दूसरा है पश्चिम से पूर्व का विभाजन। ठीक है, उत्तर दक्षिण विभाजन में हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने में? अगर हम नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का देखें तो हम हिमालय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है ग्रेट हिमालय, सबसे पहले होता है महान हिमालय। ठीक है, किसको पहलेंगे? सबसे पहले होगा महान हिमालय, उसके बाद होगा मध्य हिमालय जिसे लेसर हिमालय बोलते हैं, और सबसे लास्ट में होता है शिवालिक। अब जो सबसे ऊपर हिमालय है, जो कि महान हिमालय है, उसे ही दूसरा नाम दिया गया हिमाद्री। हिमाद्री मतलब कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। इन 3 आधार पे हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। हिमालय को हम 3 आधार पे विभाजित करते हैं। कैसे? नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण हिमालय को 3 आधार में विभाजित किया जाता है। याद कर लीजिए अभी अपने टिप्स पे, दोबारा बिल्कुल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, अभी से इसको रिकॉल करिए। पहले हम बोलते हैं महान हिमालय जिसे हिमाद्री का नाम दिया गया है, सेकंड नंबर पे मध्य हिमालय जिसे लेसर हिमालय बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे आता है शिवालिक। ठीक है, इन 3 के आधार पे हिमालय का विभाजन किया जाता है। उसी को आप हिमाचल हिमालय बोल सकते हैं। ये पूरा हिमालय है, देख रहे हैं आप? ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व विभाजन 4 भागों में किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले पंजाब हिमालय, ठीक है, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। अब अगर मैं एक लाइन आपको बताऊं, हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व का आधार है, इसको नदी के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है ना। नदी के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। अब ये मैंने क्या लिख दिया? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो बेटा अगर या तो हम पश्चिम से पूर्व का हिमालय का विभाजन कह दें, या फिर हम ये बोल दें कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस प्रकार से होता है, तो आप बता देंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया जा सकता है। पंजाब हिमालय, या इसी को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, अभी इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा आगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, अब आता है हिमाद्री, मतलब कि जो सबसे पहली परत है ना। हम परत बोल सकते हैं, या फिर हम जो उसकी पहली लाइन बोल सकते हैं, जिसे कि हम महान हिमालय बोलते हैं ना, ग्रेट हिमालय। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, कॉन्टिन्यूसी है ना, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार सतत है ना, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ रही है ना। जब आप लेसर देखेंगे तो उसमें आपको ब्रेक देखने को मिल जाएगा बीच बीच में, लेकिन ये क्या है? ये कंटिन्यू आगे चल रही है, इसमें किसी जगह कोई भी ब्रेक नहीं है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, है ना। उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर तक के ऊंचे पर्वत आपको हिमाद्री में देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए, ये है वो सतत हिमालय, है ना।
जिसे हम कह सकते हैं हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री या फिर महान हिमालय। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखिए, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोर ग्रेनाइट का बना हुआ है। किसका बना हुआ? ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा किससे ढकी होती? बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता रहता है। हिमानी मतलब बताओ, हिमानी मतलब लगातार हिमानियों का प्रवाह होता रहता है। आपने ग्लेशियर देखे होंगे जहां से वो पानी वगैरह लगातार निकलता रहता है और उसमें नदी में भी वो पानी लगातार मिलता रहता है ना, तो वो उसकी उपस्थिति भी आपको महान हिमालय में देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए, हिमाचल, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, इसी को ही बोलते लेसर हिमालय, इसी को ही बोलते लेसर हिमालय। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। किससे नाम जाती है? हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 3700 मीटर, याद रखिएगा। ग्रेट हिमालय में जो ऊंचाई मिल रही है वो 6000 मीटर के आसपास मिल रही है, इसमें 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये सारी श्रृंखलाएं आपको लेसर हिमालय में देखने को मिल जाएगी। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। आप लोग जितने भी टूरिस्ट प्लेस देखने जाते हैं वो सब आपको देखने को कहाँ मिल जाएंगे? लेसर हिमालय मिल जाएंगे, मध्य हिमालय मिल जाएंगे। चाहे आप लोग कांगड़ा देख लीजिए, कुल्लू देख लीजिए, मनाली देख लीजिए, या फिर जितनी भी कश्मीर में जितनी घाटियाँ हैं वो सारी घाटियाँ, आप जितनी वैलीज हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगी लेसर हिमालय में। तो कभी भी अगर आप लोग घूमने जाएं कुल्लू मनाली में तो अपने मन में तुरंत क्लिक करें कि हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? हम लोग लेसर हिमालय में आ गए हैं, हम लोग मध्य हिमालय में आ गए हैं, हम लोग हिमाचल हिमालय में आ गए हैं। ठीक है, चाहे जो नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे लास्ट है शिवालिक। सबसे लास्ट है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, ये नाम है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर के आसपास है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ठीक है, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। अब आप लोग देखेंगे जितनी भी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या और जितनी भी नदियां हैं, वो सब अपने साथ क्या लेके आती है? डिपॉजिट लेकर के आती है, अवसाद लेकर के आती हैं और उसे कहीं पर जा करके छोड़ देती हैं, है ना, कहीं पर जाके उसको डिपॉजिट कर देती हैं, है ना। तो वो जहां पर भी उनको छोड़ती हैं वहां से जो नई आकृति का निर्माण होता है तो वो शिवालिक कहलाता है ना। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मुख्य हिमालय श्रृंखला में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। ठीक है, वो जितने भी अवसाद बहा करके लेकर के आती नदियां अपने साथ जितना भी अवसाद लेकर के आएंगी उसे जहां पर छोड़ेगी तो वो जो नई आकृति फ्रेम होगी वहां से इसका निर्माण हो रहा है। किसका? शिवालिक हिमालय का। ठीक है, ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। आपने देखा होगा कि जो सब जितनी भी नदियां लाती हैं उनसे जिस भी मृदा का निर्माण होता है, नदियों द्वारा लाई गई जो मृदा होती है वो जलोढ़ होती है ना, जल को ओढ़ने वाली मृदा। जलोढ़ को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा को बोलते हैं जल को ओढ़ने वाली मृदा, है ना। तो वो अपने साथ जितना भी कुछ अवसाद लेकर के आती हैं मिट्टी के फॉर्म में तो वो क्या होती है? जलोढ़ मृदा होती है ना। और जो इसकी परत होती है वो अपेक्षाकृत ज्यादा मोटी भी होती है। निम्न हिमालय तथा शिवालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। मतलब कि अगर आप लोग कभी देहरादून घूमने जाए तो आप लोग ये जान लें कि आप लोग कहाँ पर हैं। आप हिमालय के किस भाग में हैं? आप हिमालय के शिवालिक भाग में हैं। किसमें भाग में हैं? आप लोग शिवालिक हिमालय में हैं। किसमें हैं आप लोग? शिवालिक हिमालय में। ठीक है, अब देखिए, यदि आप लोग कुल्लू मनाली कहीं घूमने गए तो तुरंत अपने दिमाग में क्लिक करिए कि हम लोग आ गए मध्य हिमालय में, हम लोग आ गए लेसर हिमालय में। और जब भी आप लोग देहरादून घूमने जाइए, कोटली दून घूमने जाइए तो दिमाग में तुरंत सोचिए कि अब हम आ गए हैं शिवालिक हिमालय में। ठीक है, जब इससे आप लोग कनेक्ट करते रहेंगे ना तो आपके लिए चीजें बहुत आसान और बहुत ही याद करने योग्य हो जाएंगी, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब आ गया है पश्चिम से पूर्व का विभाजन, मतलब नदियों के आधार पर। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। अब देखो, मैंने जो बोला था नहीं, नदियों घाटी में, है ना,
नदियों के आधार पर भी इसका विभाजन किया जा सकता है। या तो आप पूर्व से पश्चिम का विभाजन बोल लीजिए, या बोल लीजिए नदियों के आधार पर हिमालय का पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। क्या है? सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज एवं सिंधु के मध्य को, इसको मैं और इजी कर देता हूं आपके लिए, जो चीज यहां लिखी हुई है आप लोग पहले लिख लीजिए। यहां मैं लिख देता हूं सिंधु, ये नदी है, ठीक है, ये आपको याद होगी। इसके बाद है सतलज, ये नदी है, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा। फिर है काली, ये काली नदी है, ठीक है। इसके बाद है तीस्ता, आप लोगों ने तीस्ता नदी का नाम सुना होगा, सिक्किम में बहती है और बांग्लादेश के पास ब्रह्मपुत्रा में अपने जल को विसर्जित कर देती है। इसके बाद आती दिहांग नदी। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। अब देखो, अब इन दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है, इन दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे ही कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है। अब सतलुज और काली के जो मध्य का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्लियर हो गया यहां तक बात? अब काली और तीस्ता के मध्य का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता से जो दिहांग का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं असम हिमालय। ये हो गया नदियों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब एज इट इज बात पूरी यहीं लिखी हुई है। सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। अब सतलुज से काली के बीच में स्थित को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऐसा भाग जो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे देखिए जो मैंने बनाया, काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदी असम हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। देखिए ये पूरा हिमालय। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा विजुअल हो रहा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पूरा लिखा हुआ है ना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, पूरा दिख रहा होगा। ये है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, ये आपको इंडस रिवर दिख रही होगी, ये आपको दिख रही होगी इंडस रिवर, और ये दिख रही होगी सतलुज रिवर। इन दोनों के बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। अब ये सतलुज और काली है, इनके बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ेगा उसे बोलेंगे कुमायूं हिमालय। ये है, ये सतलज है और ये तीस्ता है, इनके बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसे बोलेंगे नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ये है दिहांग रिवर, इनके बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसे बोलेंगे असम हिमालय। है ना? तो ये सारी नदियां हैं, दिहांग हो गई है, दिबांग हो गई है, सुबनसरी हो गई है, ये सारी नदियां हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बह रही हैं। ठीक है, ये पूरा मामला आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये गार्ज का निर्माण कर रही है, ये आपको दिख रहा है गार्ज, गार्ज दिख रहा है ना। इधर हमारे साइड में ऐसी दो नदियां हैं जो गार्ज का निर्माण करती हैं। सबसे पहली नदी कौन है? इंडस, इंडस जिसे क्या बोलते हैं, जिसे सिंधु नदी बोलते हैं। किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। और दूसरी ब्रह्मपुत्रा, बहुत ही खूबसूरत गार्ज होते हैं। कभी अगर आप नॉर्थ ईस्ट घूमने जाएं तो अगर आप लोग ब्रह्मपुत्रा के गार्ज को देखेंगे तो बहुत ही अवलोकित करने वाला दृश्य होता है, मनोहर दृश्य होता है। ये सारी जितना भी सीन आपको दिखेंगे, प्रकृति हमारे जो कुछ भी मेंटेन करती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है बच्चा, तो अब देखिए ये एक लास्ट पेज है, मैं इसको ब्लैंक इसलिए लेकर के आया हूँ कि आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। इस ब्लैंक पेज को अगर आप लोग पूरा इसको भरने की कोशिश करेंगे तो आप जान जाएंगे कि अगर हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे लगभग ऐसे, तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा कि यहाँ से जो पूरा विस्तार है वो हिमालय का विस्तार आता है। इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको
प्लेन देखने को मिल जाएगा। अगर हम कुछ इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, तो हमें क्या दिख जाएगा? रेगिस्तान दिख जाएगा। ये जो मध्य की बात है, अगर हम इस मध्य की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको पठार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये जो पूरा जो कोस्टल लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से थोड़ा ब्रेक होकर के फिर पूरा यहाँ तक, यहाँ की बात करेंगे तो किसमें देख लेंगे? हम देखेंगे कोस्टल लाइन है, और फिर ये हमारे पास क्या होंगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये जितना पूरा सीन देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आप देख लेंगे इस तरीके के भारत का हम भौतिक विभाजन कर सकते हैं। कितने? 6 आधारों पर। ठीक है, मैंने आपको हिमालय के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। मुझे लगता है कि यहाँ से आप लोग के मन में जो भी कंफ्यूजन होगी हिमालय को लेकर के, वो अब नहीं होगी। एक अगर क्विक रिकैप देख लें तो हिमालय का हम विभाजन 2 आधार पर कर सकते हैं ना। पहले कर सकते हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हम इसका विभाजन कर सकते हैं, पहला आधार। और दूसरा आधार होगा पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम। ठीक है, यही मैंने बताया। अब पूरब से पश्चिम के आधार को नदी घाटी विभाजन भी कह सकते हैं, है ना, नदी घाटी विभाजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जब उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो फर्दर इसका डिवीजन होगा 3 पॉइंट में, है ना। कैसे करेंगे? हिमाद्री, जिसे हम बोलते हैं महान हिमालय, लेसर हिमालय, जिसे कि बोलते हैं हिमाचल हिमालय। रुक जाओ, हिमाचल हिमालय लिख देता हूं। हिमाचल हिमालय, और फिर शिवालिक, है ना। इसे हम मध्य हिमालय बोलते हैं, इसे हम मध्य हिमालय बोलते हैं या लेसर हिमालय बोलते हैं। अब जब नदी के आधार पे करेंगे तो पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, इसके बाद हो जाएगा कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा नेपाल हिमालय, और अंत में हो जाएगा असम हिमालय। इस तरह से हिमालय का पूरा विभाजन हमने देख लिया। चाहे आप उत्तर से दक्षिण इसका विभाजन करिए, चाहे आप पूरब से पश्चिम इसका विभाजन करिए, आप इन आधार पर हिमालय का विभाजन कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से संपूर्णता से यह प्रयास किया है कि आपको जितना आसान तरीके से हिमालय का विभाजन पढ़ा सकता हूं, मैंने अपनी कोशिश की है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, आपके लिए थोड़ा बहुत आपके काम को आसान किया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेरी क्लास कैसी लगी ये भी बताना आपका कर्तव्य है। मैंने अपने धर्म का निर्वाह किया है, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है आपके नेत्र के चक्षुओं को खोलेगा और आपको बताएगा कि हिमालय का विभाजन हम किस आधार पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको ये पूरा चैप्टर जो इसका हिमालय का पार्ट है मैंने बताया है। आगे इसमें अभी और भी डिवीजन है, जैसे कोस्टल एरिया का करना है, हमें प्लेन का करना है, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में लेकर के लिए आप लोग के लिए आऊँगा। तब तक लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलता हूँ बेटा अपनी अगली क्लास में, तब तक लिए बाल को जय हिंद।